डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं 150% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा। अगर ये रिलेशनशिप रशिया और अफगानिस्तान का ठीक बैठता है, फिर उसके बाद इट ओपन्स अप एवरीथिंग कि जब हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे कश्मीर के थ्रू, तो जितने भी कश्मीर के मुसलमान हैं वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया और ज्यादा बिलिजरेंस दिखाएगा और ज्यादा एग्रेशन दिखाएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। खबरें हमारे पास बहुत हैं। आज के वीडियो में हम 3-4 अलग अलग खबरों पे डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी खबर है वो आपको हिला के रख देगी। एक ऐसा काम हो गया है जो ज्यादातर दुनिया ने सोचा नहीं था। उनको लग रहा था होगा कुछ साल लगेंगे इसमें, लेकिन अचानक खबर आती है कि काम हो चुका है। वो काम है क्या आखिर? दोस्तों, जो काम हुआ है, हैरान कुन काम, रशिया ने मिलिट्री पैक्ट साइन कर दिया है तालिबान के साथ। यानी कि अफगानिस्तान और रशिया के बीच में एक मिलिट्री पैक्ट साइन हो गया है। रशिया एंड द तालिबान हैव साइन्ड अ मिलिट्री पैक्ट आफ्टर डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद याकूब met Russian Security Council Secretary Sergei Shoigu at the International Security Forum in Moscow. This comes a year after Moscow removed the Taliban from a list of proscribed terror groups. यानी कि रूस ने भी पहले इनके ऊपर बैन लगा रखा था, तालिबान के ऊपर। तालिबान से बैन हटाया है और उसके बाद यह हुआ है कि इनकी जो दूरियां थी, जाहिर सी बात है वो नजदीकियां बनी और आज की तारीख में दोनों पार्टीज ने एक मिलिट्री पैक्ट साइन कर लिया। Interaction with Russia is important for us. Afghanistan and Russia have long-standing and historic relations, and we want to move forward in this direction. We are convinced that Western countries should unfreeze, block Afghan assets, fully recognize their responsibility for their 20-year presence in Afghanistan, and bear the burden of the country's post-conflict reconstruction. शोइगु क्या कह रहा है कि भाई एक बात बताओ, तुमने अफगानों के पैसे बाहर फ्रीज कर रखे हैं, जैसे रशिया के फ्रीज कर रखे हैं, जैसे ईरान के फ्रीज कर रखे हैं, और भी दीगर कंट्रीज हैं जिनका पैसा वेस्टर्न कंट्रीज ने फ्रीज कर रखा है। क्यों फ्रीज कर रखा है? जिसका पैसा उसको देके खत्म करो, एक बात। दूसरी चीज, अमेरिकन जो थे वो 20 साल अफगानिस्तान में बैठे रहे, उसकी जिम्मेदारी अमेरिका को लेनी चाहिए। ये तो मैं भी मानता हूं कि अमेरिका को उन 20 सालों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एंड दे शुड हेल्प एंड पे फॉर रिकंस्ट्रक्शन इन अफगानिस्तान। ये जितनी भी मिसाइल और जितने ड्रोन मारे हैं ना अफगानिस्तान के अंदर, अब ठीक है, जिनकी जाने गई उनकी जाने गई, but there should be some sort of compensation to the people who have lost their loved ones. Plus आपको रिकंस्ट्रक्शन करना है। आपको पूरा देश बर्बाद कर दिया अमेरिकन ने 20 साल। For 20 years they finished off an entire country and Afghanistan is just one of the countries that they finished. तो कहने की बात यह है कि ये रशियंस अब फॉर्मली ये बोल रहे हैं, we consider it unacceptable, both us and for our Afghan friends, for the return of military structures or facilities of the United States and NATO to Afghanistan or neighboring states under any pretext. ये भी शोइगु कहता है, और ये डायरेक्टली दिस इज अ स्लैप ऑन पाकिस्तान फेस। अब आप बोलेंगे मेजर साहब यहां पे पाकिस्तान कैसे आ गया? पाकिस्तान इस प्रकार से आ गया क्योंकि बगराम एयर बेस का वादा, अकॉर्डिंग टू ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंट, बगराम एयर बेस का वादा आसिम मुनीर करके आया था डोनाल्ड ट्रंप को कि मालिक आपको लेकर दे दूंगा मैं बगराम एयर बेस। जैसे कोई लड्डू होगा, कोई हलवा होगा, मैं आपको बगराम एयरबेस दे दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो गया, उसने भी ट्रूथ सोशल पे लिख दिया कि ये तो अमेरिकन ने बनाया था बेस, लिहाजा अमेरिकन को मिलना चाहिए। अमेरिकन ने कब बनाया वो बेस? दैट बेस वाज ओरिजिनली, ये अफगान आर्मी बहुत पहले यूज करती थी, लेकिन उसको मॉडर्न सेंस में यूएसएसआर ने बनाया। वो रशियंस का बनाया हुआ बेस है। रशियंस निकल गए 1989 के बाद। उसके बाद वॉर ऑन टेरर हो गया, फिर से जब मुशर्रफ था डिक्टेटर पाकिस्तान के अंदर, फिर जब अमेरिकन आए अफगानिस्तान के अंदर, देन बगराम बिकेम द सेंटर ऑफ एयर ऑपरेशंस इन अफगानिस्तान। लेकिन यह कहना कि जी अमेरिका ने बनाया, दैट इज फेक न्यूज। अब दिस इज द फर्स्ट हाई लेवल समिट अटेंडेड बाय मेंबर्स ऑफ तालिबान एंड रशिया फॉर्मली। तो रूस और ये देखिए साहब, ये अफगानिस्तान है, ठीक है जी, एंड आप ये लगा लीजिए कि दिस इज मॉस्को। तो और ये जितने भी देश हैं ना आसपास, अगर आप इनको देखेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो फिर आपका टिबेट वाला एरिया हो गया, इसको आप छोड़ दीजिए, लेकिन ये तजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, किर्गिस्तान है, ये जितने भी स्थान है ना, ये इवन दिस प्लेस, जॉर्जिया, अजरबैजान, ये सारे के सारे ये एक जमाने में यूएसएसआर का हिस्सा होते थे। 1991 में यूएसएसआर टूट गया और 15 देश बन गए। उन 15 देशों में से एक था रशिया, ऑफ कोर्स, क्योंकि यूएसएसआर टूटा है, जाहिर सी बात है। रशिया, यूक्रेन भी उनमें से एक देश था। तो दीज
all these countries together, even Ukrainians today, they speak Russian. ये सारे लोग रशियन बोलते हैं. ये मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं. ये यूएसएसआर के पहले जो हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन दे स्पीक रशियन इवन टुडे. तो अगर अफगानिस्तान और रूस के अच्छे संबंध होते हैं, मैं यूएसएसआर मिटा देता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, मैं पास्ट की बात कर रहा था, when these countries were part of USSR. अब तो there is no USSR, अब तो रशिया है. तो अगर अफगानिस्तान और रशिया के संबंध अच्छे हो जाते हैं तो इससे एक तो भारत को बहुत ज्यादा फायदा है. इंडिया ऑलरेडी हैज फुटप्रिंट्स इन अफगानिस्तान. वी हैव वेरी गुड रिलेशनशिप विद द रशियंस. यहां पे देखिए साहब, अब दोस्तों ये समझिए, रशिया साइंस मिलिट्री पैक्ट विद तालिबान, हाउ इट कैन बेनिफिट इंडिया एंड अनसेटल्ड पाकिस्तान. अब भारत के लिए जो ग्रोइंग क्लोजनेस है, यानी कि जो दूरियां थी, जो नजदीकियां बनी हैं रूस और तालिबान के बीच में, ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, एक सामरिक एक एडवांटेज है, वो भारत को देती है. और नई दिल्ली के तो वैसे ही मॉस्को के साथ ट्रेडिशनली बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं. और जहां तक तालिबान की बात है, आमिर खान मुत्ताकी जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं तालिबान के, वो 2025 में भारत आए थे. आपको पता है वो दारुल उलूम देवबंद भी गए थे मुत्ताकी साहब, यहां पे भी आए थे इंडिया में, और बहुत उनका घूमना फिरना, इट वाज अ वाइडली कवर्ड विजिट. मीडिया ने बहुत कवर करा था. Russia backed Taliban government may create more diplomatic space for India to expand engagement with Kabul without formally recognizing the regime. It also reduces the risk of Afghanistan falling entirely under the influence of Pakistan or China. ये बहुत बड़ी बात है. अच्छा, जिनको ऐसा लगता है ना कि रूस और चाइना की बड़ी तगड़ी दोस्ती है, यारों के यार हैं, ऐसी बात नहीं है. ऐसी बात नहीं है. एक रशियन रिपोर्ट आई थी 2025 की, नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट, और हैरान कुन बातें उस रिपोर्ट से ये निकली हैं कि रूस कंसिडर करता है चाइना को नंबर 1 थ्रेट. अब ये बड़ी अजीब सी बात है. आप लोग बोलेंगे साहब ये क्या स्टोरी सुना दी आपने. भाई एक तरफ अमेरिका है और एक तरफ रशिया और चाइना का नेक्सस है, दोनों भाई साथ हैं, पूरी दुनिया से लड़ रहे हैं. नहीं, दैट इज नॉट ट्रू. दिस इज अ पार्टनरशिप ऑफ कन्वीनियंस, राइट. चाइना अपने आप को थ्रेटन्ड मानता है क्योंकि अमेरिका के कुछ तेवर हैं, कुछ वेस्टर्न कंट्रीज के तेवर हैं, और सब लोग चाइना +1 की पॉलिसी ढूंढ रहे हैं. मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूं ब्रीफली. चाइना +1 की पॉलिसी ढूंढ रहे हैं. और ये चाइना +1 क्या है? चाइना +1 ये है कि आज की तारीख में इकोनॉमिक वॉरफेयर इज अ रियल थिंग. तो होता है. अब डोनाल्ड ट्रंप हमला करता है चाइना के ऊपर. गलत मत समझिएगा, मैं मिसाइल वाले हमले की बात नहीं कर रहा. डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मैं 150% टैरिफ तुम्हारे ऊपर लगाऊंगा. ये इकोनॉमिक वॉरफेयर है. इसमें कोई गोली नहीं चली, खून खराबा नहीं हुआ, लेकिन चाइना की इकोनॉमी को थोड़ा सा इसकी चूड़ियां कसने के लिए, बिकॉज यूएस सबसे बड़ा मार्केट है चाइना के लिए, बोला साहब 150, एक रैंडम फिगर, इतना कर देता हूं. चाइना ने बोला ठीक है. अगले दिन चाइना कहता है कि रेयर अर्थ मटेरियल, जो क्रिटिकल मटेरियल्स होते हैं, जो हर चीज में इस्तेमाल होते हैं, हम अमेरिका को नहीं देंगे. तो अमेरिका को थोड़ा सा झटका लगता है, लिटिल बिट, कि यार ये क्या हो गया, हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे. फिर बाद में पता लगता है कि 12 से 15 अरब डॉलर का हर साल चाइना अमेरिका से सोयाबीन खरीदता था. अचानक एक दिन वो 12 से 15 अरब से लेकर वो हो गया 0. अब यहां पे अमेरिकन फार्मर्स कहते हैं यार फसल तो बहुत अच्छी हुई, अब अच्छी फसल का करना क्या, खरीदने वाला कोई नहीं. All these things are happening and all this is in the context of economic warfare. इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि पाकिस्तान चाइना ये रिलेशनशिप भी एक रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है, जिस तरीके से चाइना और रशिया एक रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस है. The development may also help India's long-term ambitions of improving connectivity with Central Asia through Afghanistan while bypassing Pakistan. जाहिर सी बात है, हमने बहुत पहले पाकिस्तानियों को यह बोला था कि भाई ऐसा है, हमें अमृतसर से लाहौर और लाहौर से आगे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, हमें रास्ता दे दीजिए, आप भी पैसे कमाइए, हम भी अपना सामान भेज पाएंगे. पाकिस्तान ने मना कर दिया. और पाकिस्तान ने क्यों मना किया दोस्तों? पाकिस्तान का कोई एम नहीं था मना करने का वैसे कि हम मना करेंगे क्योंकि हमारे ये रीजन, भारत को फायदा ना हो जाए. दैट इज हाउ पाकिस्तानी पॉलिसी इज डिसाइडेड कि गलती से ना भारत को फायदा ना हो जाए, चाहे हम अपना सर फटवा लें, अपनी नाक कटवा लें, भारत का फायदा नहीं होना चाहिए. तो भारत ने चाबहार पोर्ट बना लिया. अब चाबहार से अभी वो लड़ाई हो गई इसलिए मामला रुका पड़ा है, लेकिन फिर भी चाबहार पोर्ट से ट्रेड तो होती है. इंडियन शिप्स तो रुकते हैं चाबहार में, बाहर के शिप्स आते हैं, चाबहार रुकते हैं. सो दैट इज कंटिन्यूइंग. चाबहार थ्रू जाहिदान अगर आप देखेंगे मैप पे, आप प्लीज लुक एट दिस मैप, एक ट्राई जंक्शन टाइप का बनता है.
जायदान तक रेलवे लाइन है, वहां तक पूरी रोड है, और ये जो ट्रायंगल है ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान के बीच का एक ट्रायंगल है। ये स्टोरी है। अगर ये रिलेशनशिप रशिया और अफगानिस्तान का ठीक बैठता है, फिर उसके बाद इट ओपन्स अप एवरीथिंग फॉर इंडिया। पाकिस्तान के लिए थोड़ा सा बैड न्यूज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी, जबकि इतने अटैक हो गए हैं, इतने हमले हो गए हैं, इतना खून खराबा हो गया है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन पुराने ओल्ड टाइमर्स हु आर स्टिल होल्डिंग ऑन टू पावर इन पाकिस्तान, उनका यह मानना है कि कुछ ऐसा हो सकता है अफगानिस्तान पाकिस्तान का 5वां सूबा बन जाए। नाउ दिस इज नॉट टेक्निकली कि मर्ज हो जाएगा, नहीं, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। ये बात कोई भी नहीं चाह रहा, ना ही ऐसा हो सकता है। वो चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है। नोबडी एक्चुअली थिंक्स दैट दिस इज गोइंग टू हैपन, बट हर समय पाकिस्तान में एक बिलीफ रहा है। उनके 2-3 बिलीफ रहे हैं पाकिस्तानियों के जो हर समय फ्लॉप हो जाते हैं। बिलीफ मजबूत है, भरोसा और विश्वास उनका नंबर 1 है। वो काम नहीं करता, वो फ्रॉड है, वो अलग चीज है, लेकिन भरोसे में कमी नहीं है। पहला उनका भरोसा यह था कि जब हम भारत के ऊपर अटैक करेंगे कश्मीर के थ्रू, तो जितने भी कश्मीर के मुसलमान हैं वो सारे के सारे खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और इंडियन आर्मी से लड़ना शुरू कर देंगे। यही ड्रामा उन्होंने 1965 में किया था। एक बंदा नहीं निकला अपने घर से, तो ये थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गए। पर पाकिस्तान सफर्स फ्रॉम शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। फिर इन्होंने कारगिल में यही ड्रामा किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? तो ये पाकिस्तान बार बार करता रहता है। दिल कीप ऑन डूइंग इट। सिमिलरली विद अफगानिस्तान, दिल कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग, फेलिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन। अच्छा, ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान, मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेडिशनल इन्फ्लुएंस ओवर अफगानिस्तान इनका 90% कम हो गया है। द कॉमन अफगान हेट्स द पाकिस्तानीज। कॉमन अफगान जो है, ठीक है, डिप्लोमेसी में आपस में ये लोग बात कर रहे हैं, उनके एम्बेसी में लोग हैं, वहां पे लोग हैं, वो अलग बात है। द कॉमन अफगान, द अफगान स्ट्रीट, दे डिसलाइक पाकिस्तानीज आर नॉट वेलकम इन अफगानिस्तान। उनके बड़े बुरे हाल है। कोई एक आता कोई पहुंच जाए जर्नलिस्ट फोटो वोटो खींचने के लिए, वो अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तानीज आर नॉट जनरली वेलकम इन अफगानिस्तान। दे डोंट लाइक द पाकिस्तानीज। अब दोस्तों, टेलीग्राफ ये बता रहा है, हमने रशिया और अफगानिस्तान की बात करी, पाकिस्तान की बात करी। अगर आप यहां पे देखेंगे मैप के थ्रू, मैं आपको समझाता हूं। रशिया टर्न्स टू मैसिव कीव स्ट्राइक्स अमिड प्रेशर एट होम एंड यूक्रेन वॉर डेडलॉक। अच्छा, 4 साल 4.5 साल पता नहीं कब से लड़ाई चल रही है, फरवरी 24 2022 से, अभी 26 हो गया है, ठीक है जी, मई का महीना चल रहा है। 4 साल से ज्यादा ये जंग चल चुकी है, 4.25 साल से चल रही है। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, अकॉर्डिंग टू वेरियस रिपोर्ट्स। दोनों तरफ का अगर आप मिला लें, लाखों लोग मारे जा चुके हैं। एक स्टेलमेट की सूरत है। रशिया को लगता है इतना बड़ा मिलिट्री सुपर पावर तो है ही ना रशिया, अगर इकोनॉमिक हो ना हो, इट इज अ मिलिट्री सुपर पावर। रशिया का यह है मामला कि यार हम क्यों ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर पा रहे। मैं आपको बताता हूं, खबर आई है, यू कैन टेक अ लुक, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, जहां पे यह बताया गया है कि बेलारूस में, रशिया बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, इनके न्यूक्लियर प्लेटफॉर्म्स वहां पे हैं बेलारूस में, इनकी मिसाइल्स वहां पे हैं। तो बड़ी अच्छी यारी दोस्ती है इनकी, बेलारूस की और रशिया की, ठीक है। बेलारूस के अंदर मोर देन 65,000 रशियन ट्रूप्स हैव बीन स्टेशन्ड, इंक्लूडिंग मैक फोर्सेस, इंक्लूडिंग अटैक हेलीकॉप्टर्स, इंक्लूडिंग फाइटर जेट्स, इंक्लूडिंग ड्रोन्स। एक पूरा मिलिट्री इकोसिस्टम बेलारूस में है। अच्छा, कोई ये कहेगा कि ये मिलिट्री एक्सरसाइज हो सकती हैं कि नहीं हो सकती? नहीं, ये नहीं हो सकती। और बेलारूस है कहां, ये भी मैप पे देखिए। कीव नीचे है, बेलारूस ऊपर है। If the Russians want to attack Kyiv from Belarus, it is highly possible आज की तारीख में। बहरहाल मैं आपको यह बताता हूं कि Russia is warning to carry out consistent and systematic missile strikes on Kyiv, accompanied by a call for evacuating foreign embassies from the capital, signals Putin's intention to expand Russia's barrage despite the high costs and potential international outrage. Massive drills of Russia's nuclear forces earlier this month and a series of belligerent statements from Moscow warning Kyiv's European allies about possible retaliation for what the Kremlin cast as their involvement in Ukrainian drone attacks have underlined Putin's intention to up the ante. After a series of gains last year, Russia's advances along the over 1,000-kilometer फ्रंट लाइन हैव ग्राउंड टू अ नियर हॉल्ट रिसेंटली। अच्छा, एक लेवल के बाद रशियन फोर्सेस यहां पे स्टक हो गई हैं। ये पूरा आप देख रहे हैं ना, लाल, दिस एंटायर रेड एरिया, राइट? एरिया रशिया कैप्चर्ड आफ्टर February 24,
2022 एंड करंटली कंट्रोल्स। तो ये लाल वाला जो इलाका है, ये वो इलाका है जो फरवरी 2022 को जो रशिया ने कैप्चर कर लिया था, राइट, यानी कि उसके आसपास कैप्चर कर लिया था, और आज की तारीख में इस एरिया को ये होल्ड करते हैं। एरिया ऑफ डॉनबास स्टिल अंडर यूक्रेन कंट्रोल एज ऑफ दिस कार्ड। तो यहां पे ये यूक्रेन के कंट्रोल में है, ये पीला वाला मामला जो है, और बाकी जो ग्रे एरिया है या व्हाइट एरिया है ये यूक्रेन है। अब सोचने वाली बात यह है कि लिटरली 18% to 20% ऑफ यूक्रेन द लैंड इज कंट्रोल्ड बाय रशिया। लेकिन रशिया यह चाहता है कि जब तक ये पूरा मामला यहां से नहीं खत्म होगा तो हाउ विल रशिया विन दिस वॉर? ये तो ड्रैग ऑन करता रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि रशिया और ज्यादा बिलिजरेंस दिखाएगा और ज्यादा एग्रेशन दिखाएगा। दे कुड, एंड दिस इज जस्ट एन एनालिसिस, आई कुड बी टोटली रॉन्ग, दे कुड ट्राई अ स्ट्राइक फ्रॉम द सॉइल ऑफ बेलारूस। फ्रॉम बेलारूस, दे ऑलरेडी हैव न्यूक्लियर वेपन्स इन बेलारूस बाय द वे। बेलारूस से स्ट्राइक करा, सीधा कीव यहां से, लाइक दिस। लेट मी एक्सप्लेन वंस मोर। फॉर एग्जाम्पल दिस प्लेस, यहां से सीधा कीव है नीचे, दिस इज बेलारूस, ऊपर का जो इलाका है। और दोस्तों यहां पे द गार्डियन कहता है कि यूक्रेन वॉर लॉसेस, ह्यूमन कॉस्ट, इकोनॉमिक डैमेज एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। यूक्रेनियन मिलिट्री लॉसेस फरवरी 2025 तक का कह रहे हैं कि साहब 45,100 से ज्यादा सोल्जर्स किल्ड। ऑफिशियल यूक्रेनियन फिगर्स, इंडिपेंडेंट एस्टिमेट कहते हैं कि 60,000 से 1 लाख। जो वुंडेड हैं वो करीब 3,70,000 से लेकर 3,90,000। टोटल मिलिट्री कैजुअल्टीज, किल्ड वुंडेड तकरीबन 4 लाख। यूक्रेनियन सिविलियन लॉसेस, ये सब यहां पे दिखाया गया है। तो यूक्रेन का कितना लॉस हुआ है ये इंफोग्राफिक ये दिखाता है। लेकिन खबर यह है कि ग्रिपेन फाइटर जेट डील रैम्प्स अप आफ्टर ज़ेलेंस्की's विजिट टू स्वीडन। Sweden will donate 16 of its existing Gripen fighter jets by next year to Ukraine, which will go on to buy an initial 20 of the latest model. They announced on Thursday as Volodymyr Zelensky visited an airbase in Upasla, 70 kilometers north of Stockholm. The 16 donated aircraft will be delivered in early 2027, said Ulf Kristersson, the Swedish Prime Minister. अब स्वीडन बीच में आ गया इस लड़ाई के, और वो एक्चुअली डोनेट कर रहा है। ग्रिपेन इज अ गुड फाइटर, सिंगल इंजन फाइटर है, और ग्रिपेन के अंदर जो इंजन लगता है वो वही इंजन है जो तेजस के अंदर लगता है, which is F404GE का इंजन है। सो ग्रिपेन डज नॉट हैव इट्स ओन इंजन, इट इंपोर्ट्स द इंजन, बट बाकी फ्रेम वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह, दैट इज ऑल लोकल एंड इट यूजेस द सेम। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि जब आप तेजस देखते हैं तो तेजस उड़ते हुए देखेंगे, उसके अंदर GE F404 इंजन लगा हुआ है जो मार्क 1 है तेजस। वो मार्क 1 तेजस वाला ही इंजन ग्रिपेन फाइटर के अंदर है, जिसको ये लोग डोनेट कर रहे हैं और कह रहे हैं और खरीदेंगे। Ukraine could buy up to 150 of the Gripen E. We hope we'll be able to secure financing for all of them, Zelensky said. Importantly, the Gripen can be armed with powerful European-made Meteor air-to-air missiles. The dynamics of the war are shifting in Ukraine's favor, said Kaja Kallas, the EU's top diplomat. Russia is on the back foot militarily, economically, but also diplomatically. But as the latest strikes on Kyiv have shown, Russia still shows no genuine interest in peace. Europe will never be a neutral mediator between Russia and यूक्रेन, बिकॉज वी आर ऑन यूक्रेन साइड एंड वी आर डिफेंडिंग आवर कोर सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये सारी की सारी बातें चल रही हैं कि साहब ये जहाज खरीदेंगे, 150 खरीदेंगे। ज़ेलेंस्की तो खुद कह रहा है कि वी होप वील बी एबल टू सिक्योर फाइनेंसिंग, यानी उसके पास खुद के पास पैसे नहीं है, भाई ने पहले ही मना कर दिया, मैं मांगूंगा तब तुम्हें दूंगा, राइट? दिस इज व्हाट ज़ेलेंस्की इज सेइंग। ही नीड्स टू सिक्योर फाइनेंसिंग फ्रॉम आउटसाइड सो दैट ही कैन पे स्वीडन। कुछ फ्री दे रहा है, कुछ और जहाज दे रहा है। क्या इससे युद्ध पे फर्क पड़ेगा? ज्यादा नहीं। उसका कारण है कि 2027 तक आई डू नॉट सी दिस वॉर गोइंग इनटू 2027। जितनी थोड़ी बहुत मुझे समझ है, जितना मैंने स्टडी करा है जियोपॉलिटिक्स के बारे में, मैं इतना कह सकता हूं, मुझे नहीं लगता कि 2027 में ये लड़ाई 2026 में निपट जाएगी। मैं रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बात कर रहा हूं। 2027 में इनको एयरक्राफ्ट मिलते हैं, फिर पैसा मिलता है, फिर बाकी एयरक्राफ्ट मिलते हैं। ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये 7-8 साल लग जाएंगे। अगर इनको डे 1 पे फाइनेंसिंग मिल गई, इनको डन है, बिल्कुल मिल गई। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको पहले बोला था, ये मीडिया में बाइट देना कि साहब इतने हो जाएंगे और इतने हो जाएंगे। यूक्रेन कुड बाय, आई बेग योर पार्डन, यूक्रेन कुड बाय अप टू 150 मतलब आपको जी से 150 इंजन चाहिए, और जी हमें ही नहीं सप्लाई कर पा रहे थे जिसके लिए
वो भी डिले कर रहा है, तो इनको कब देगा और क्या देगा, तब जाके ग्रिपिन इनका उड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म प्लान्स है। तो सोचा मैं आपको थोड़ा सा ईरान की जो लड़ाई चल रही है उससे थोड़ा दूर हट के आपको ये भी बता दूं कि पीछे से और पावर्स हैं, जैसे रशिया है, अफगानिस्तान है, ये आपस में क्या कर रहे हैं और यूक्रेन कौन सा गेम खेलना चाह रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।